अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आज एक अहम टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट से जो पटिशन वापस ली है और उसमें ये बात सामने आई है सरदार लतीफ़ खोसा साहब का जो एक बार फिर सामना हो गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, और पीटीआई या फिर उनके जो लोग हैं वो अदम एतमाद का इजहार भी करते नज़र आ रहे हैं बदलिया से। वो मामला कुछ यूँ है, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दरख्वास्त दी गई थी, वो दरख्वास्त वापस ली गई है। उसमें ये कहा गया है कि जब प्लेइंग फील्ड ही मौजूद नहीं है 13 जनवरी के फैसले के बाद, तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने का फ़ायदा क्या है। और पीटीआई के जो कैंडिडेट्स अब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कंटेस्ट करते नजर आएंगे, इलेक्शन के अंदर लड़ते नजर आएंगे। 3 पेचीदगियां इस वक्त सामने नज़र आ रही हैं। पहली ये जो है वो पेचीदगी नज़र आ रही है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो एक पार्टी की हैसियत से नहीं लड़ते नज़र आएंगे, बल्कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ते नज़र आएंगे, जिनको मुख्तलिफ जो निशान हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। कहीं चैनक का निशान है, कहीं जो है वो चारपाई का निशान है, कहीं के सरदार लतीफ़ खोसा साहब के की मुनासबत से के उनको जो है वो निशान दिया गया। मुख्तलिफ निशानात हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लोग हैं, जो वोटर्स, उनको मोबिलाइज कैसे किया जाएगा, उनको कैसे ख़ास तौर पे शहरों के अंदर ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन गांव देहातों के अंदर किस तरह से आप जो है वो इस बात पर आमादा करेंगे कि ये पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं। फिर दूसरा बड़ा मसला ये है कि कोई भी शख्स खड़ा हो सकता है पीटीआई की जानिब से और ये दावा कर सकता है कि खान साहब ने मुझे ये टिकट दिया है और मेरा निशान ये है तो आप मुझे वोट दें। इस बात की तस्दीक कैसे की जाएगी, खासतौर पर अंदरूने जो इलाका जाते हैं उसमें। और फिर एक बड़ा मसला ये आ रहा है कि ठीक है आप पीटीआई वाले ये एतमाद का इजहार कर रहे हैं, अभी भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करते नजर आ रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लेंगे। ये भी कहा गया तर्जुमान पीटीआई की जानिब से कि 15 करोड़ लोग हैं जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, हम इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है वो सब जगह पर पैगामात पहुँचाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, अगर आप अक्सरियत ले भी जाते हैं तो किसी न किसी पार्टी की तरफ जाने की बात जब की जाती है तो आज़ाद उम्मीदवार है, वो किसी पार्टी के कानून या आइन का जो है वो ताबे नहीं होगा, वो किसी भी पार्टी के साथ इलाक़ कर सकता है, वोट दे सकता है, उसको आज़ाद हैसियत से किसी भी पार्टी में जाकर मिल सकता है। फिर एक बड़ा मसला यह भी आ रहा है कि एक पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती है और उसकी अक्सरियती सीट्स होती हैं तो फिर उनको रिजर्व सीट्स भी उसी हिसाब से, उसी रेशो से दी जाती हैं। एक लेट सपोज अगर बात कर ली जाए कि 3 सीट्स के ऊपर एक जो है वो रिजर्व सीट मिलनी है, तो अगर 30 नशिस्तें जीती हैं तो उसके बाद 10 नशिस्तें रिजर्व सीट्स में उनके पास आ जाएंगी। तो ये इस चीज़ से महरूम रहेंगे पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार अब इलेक्शन में नजर आएंगे कि रिजर्व सीट्स भी खत्म हो जाएंगी। और फिर जो हम बारहा इस बात की बात करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, आज़ाद उम्मीदवार अपनी तरफ किए जाते थे, तो किस तरह से पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो नज़र आ रहा है 8 फरवरी 2024 के बाद। ये तमाम चीज़ों पर अब सवालात उठते नज़र आ रहे हैं। जबकि कल मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी जो स्लाइटली टिल्ट हुई है पीटीआई की तरफ कि उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो क्या पीपल्स पार्टी को ये ख़तरा है या खदशा जाहिर कर दिया गया है बिलावल भुट्टो की जानिब से कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, जो बार बार लाडला प्लस का एक उसकी टर्म यूज़ की जा रही थी। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है वो खासी पुरइत्मीनान नज़र आ रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हम रवैयों के ऊपर बारहा बात कर चुके हैं कि कब उतार चढ़ाव आया, जनरल बाजवा के बारे में क्या क्या बातें की गई, अदलिया के बारे में क्या क्या बातें की गई। वही फेज़ इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं जब केसेस भुगत रहे हैं, केसेस का सामना करना पड़ रहा है, तो वही लैंग्वेज और वही चीज़ सामने आ रही है। तो ऐसा तो नहीं कि खान साहब के लिए जो मुश्किल हो चुकी है इस वक्त इलेक्शन के अंदर, वही मुश्किल मियाँ साहब के लिए हुई थी 18 के अंदर। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं बीच बचाव करते हुए अपना रास्ता बना रही। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए ये इलेक्शन कितने मौजू साबित होंगे, ये आज का जो है वो मौजू है। इस पर हम बात कर लेते हैं। दोनों तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मौजूद मेहमान हैं। एक तरफ अनवर खुर्शीद साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ हमारे साथ फिज़ा शकील साहिबा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, मैं ज़रा आपकी इजाज़त से फ़िज़ा साहिबा से आगाज़ करना चाहूँगा। फ़िज़ा, ये जो सिचुएशन अभी मैंने पूरी बयान की है, इस सिचुएशन को, इसका खुलासा आप कैसे रखती हैं? 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को कैसे देख रही हैं आप? जी बहुत शुक्रिया बिलाल। जो आपने तज्जिया पेश किया अपने इब्तिदाइये में वो फैक्ट पे बेस्ड है, क्योंकि कंफ्यूजन्स तो बहरहाल हैं। एक और बात जो मुझे तंग कर रही है वो ये है कि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इस खदशे का इजहार बार बार किया जाता है कि क्या वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा। मुझे नहीं मालूम
कि ये कंफ्यूजन कौन से हल्के किस मतमा नजर के तहत फैलाते नजर आते हैं। लेकिन इसको साइड पे रखते हुए अगर आपके सवालों के जवाब देना शुरू करूं, तो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है और जिसकी सिग्नेटरी तहरीक इंसाफ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, बाकी दीगर जमातें भी हैं, तो क्या उनके सामने उस वक्त ये सारे सवालात नहीं उठे होंगे? यकीनन उठे होंगे। अब 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसको बतदरीज देखने की जरूरत पड़ेगी। आईनी माहिरीन इस पर अपना इटकल पच्चू जो है वो दौड़ाते नजर आएंगे, बेहतर सवालात के जवाबात निकलेंगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सियासी जमातों के साथ ये हो चुका। ठीक है। जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, हक परस्त नाम से भी कुछ साहिबान इलेक्शन में हिस्सा ले चुके। फिर एएनपी जो इस वक्त मौजूदा है, वो नैप हुआ करती थी, नेशनल अवामी पार्टी हुआ करती थी, तो उसके बाद वो अवामी नेशनल पार्टी हो गई। तो क्या ये नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ को, जो उर्दू का नाम है पाकिस्तान, क्या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, यानी उसको टीआईपी कर दिया जाए बजाय पीटीआई के? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, वल्लाह आलम बिस्सवाब कि इसका हतमी नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन ये अहम तरीन बात है कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हर फ्रंट पे, खासतौर पे फाइनेंशियल फ्रंट पे। थैंक यू। ठीक है, मैं ज़रा इनिशियल कमेंट ले लूँ। अनवर खुर्शी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी और मेरी जो इब्तिदाई गुफ्तगू थी वो जो इस तरह से मैंने बताया, पीटीआई के लिए इस वक्त क्या क्या परेशानियां सामने नज़र आ रही हैं, एक मसला नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे हैं, ये तमाम जो इस वक्त इनकी टॉप लीडरशिप बने हुए हैं पीटीआई के, वो ये इस बात का इजहार करते नज़र आ रहे हैं कि हम पुरुमीद हैं, हम जो है वो इत्मीनान बख्श कंडीशन के अंदर है, हम फिर भी क्लीन स्वीप कर जाएंगे, मेजॉरिटी हमारे पास है। लेकिन जरा टेक्निकलिटीज के ऊपर बात करें, बड़ी बारीक बीनी से अगर देखा जाए तो बड़े मसाइल हैं जो दरपेश हैं। आपको क्या लगता है कि पीटीआई के लिए 8 फरवरी को किन मसलों का सामना करना पड़ेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदू करने का। बात यह है कि जो इलेक्शन इतनी लेट हुए हैं, अनाउंसमेंट उनकी इतनी लेट हुई है, स्पेशली जो केपी की असम्बली और पंजाब असम्बली है वो तो तकरीबन साल होने वाला है। उसकी वजह एक थी कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट करना, ठीक है। इसको बिल्कुल खत्म करना, मगर ऐसे तरीकों से खत्म करना जिसमें कोई, यानी कि लीगली ज्यादा मसाइल ना हो, कि कोई ऐसा है कि उस पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के या उसको बिल्कुल ही बैन करना, वो थोड़ा सा मसला बन रहा था। तो किस तरह स्लो पॉइजनिंग की तरह इस पार्टी को खत्म करने का जो मंसूबा बन रहा था, जिसको लंदन प्लान कहा जा रहा है, तो वो ऐसे ही था कि इसको किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से टूटा जाए। अभी भी अगर जैसे कि आप चंद पीटीआई के लीडरों का, मरवत साहब का और खोसा साहब का नाम ले रहे हैं कि वो कहते हैं हम पूरी उम्मीद हैं, अगर उम्मीद की किरण कहीं से भी नजर आएगी पीटीआई की, तो ये इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन तब भी होंगे पीटीआई ना जीत सके। उसकी पूरी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि जिस तरह से इनको इंतखाबी निशान अलाट किए गए हैं बाकी सब लोगों को, उसके अंदर देखें, हम शहरों में रहते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग समझते हैं कि क्या करना है। मगर जब ज्यादातर वोटर पाकिस्तान का 80% लोग तो देहात में रहते हैं, और देहात में और शहर में भी जो तालीम का हमारा बहुत बहुत फुकदान है, शऊर का फुकदान है, और लोग इस तरह ही सिर्फ नाम के ऊपर वोट देते हैं, निशान के ऊपर वोट देते हैं। उन लोगों को प्रॉब्लम होगी, आप जितना मर्जी समझाते जाएं भाई लालटेन पे वोट डालना है, चिराग पे वोट डालना है, मोमबत्ती पे वोट डालना है, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है, मगर वो भी बल्ला ढूंढते रहेंगे और वो कुछ भी कर आएंगे अंदर। वो जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको तो इसकी ये रिगिंग के जो बहुत सारे तरीके हैं, पहले तो हम 60 तरीके सुनते आए हैं, शायद अब ये उससे बढ़ गए। ये तरीके कभी किसी मुल्क में इस्तेमाल नहीं हुए, रिगिंग के कि किस पार्टी को बिल्कुल एलिमिनेट करने का ये एक तरीका है। और अगर ये सारा कुछ हो भी जाता है, तो उसके बाद जब ये लोग जीत के आ जाएंगे, तो
यही वाले लोग जो तरीके इंसाफ का, जिनका कहा जाता है कि किसी को रैकेट मिल गया, किसी को क्या मिल गया, अगर वो जीत के आ गए तो अब अपनी वो लॉयलिटी चेंज करना चाहेंगे तो बड़ा इजीली कर सकते हैं, और बाउंड नहीं होंगे कि तो आप बल्ले पे तो नहीं जीते। और टिकट एक छोटी सी चीज आगे पीछे कर दिया, वो तो एक आजाद उम्मीदवार के तौर पे आया, और वो अगर ना बिक सका तो फिर इंटरव्यू दे के वो चला जाएगा उस पार्टी के साथ जिस पार्टी को अक्सरियत देनी है। अच्छा। वही 9 मई वाला वाकयात होंगे, उसी तरह वो इंटरव्यू के हिसाब से उस वो एमएनए उस तरफ चला जाएगा और अपना वोट उसी को देगा जिसको चाहा जाएगा, जो लाडला जिसको कहा जाता है, सुपर लाडला, लाडला प्लस, उसी को वो वोट देगा। पीटीआई का भी जीता हुआ जो उम्मीदवार है वो वहां पे वोट डालेगा। तो ये जब कंफर्म मजीद हो जाएगा, अभी तकरीबन 20 दिन, थोड़े से 20 दिन से ज्यादा रहते हैं, अगर ये कंफर्म हो जाएगी ये बात तो तब इलेक्शन होंगे। मगर अभी भी कुछ लगता है कि हो सकता है कि आखिरी टाइम पे इलेक्शन से, जब तक इस चीज की पक्की गारंटी नहीं हो जाएगी, वैसी गारंटी जैसे मियां साहब ने अपनी पक्की गारंटी मांगी थी, वो 4 साल लगे रहे अपनी गारंटी मांगने के लिए कि मैं आऊंगा और मेरे साथ कुछ नहीं होगा। तो उनको जब अच्छी तरह, जब हर सोर्सेस जो भी उनके सोर्स थे उससे मिली गारंटी, तो ठीक है, तब वो पाकिस्तान में चले। उन्होंने कदम रखा। उससे पहले उन्होंने 4 साल पाकिस्तान में कदम नहीं रखा। ठीक है फिजा, जरा ये जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर, वो बल्ले का निशान वापस छीन लिया गया। जो हाई कोर्ट का फैसला था, पीटीआई ये कहती नजर आ रही है कि बड़ा मुनासिब फैसला था। और आपको क्या ऐसा लगता है कि एक बार फिर जो सरदार लतीफ खोसा साहब हैं या फिर पीटीआई और अदलिया, खासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आमने सामने आ गए? क्योंकि पीटीआई ने तो आदम एतमाद का इजहार कर दिया, अदलिया से कहा कि हमें बड़ी उम्मीद थी आपसे, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर साहब ने गुज़िश्ता दिनों टॉक शो में कहा कि जो काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ कैंपेन चल रही है वो लोग पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। फिर ये भी कहा गया कि खान साहब ने कोई बात नहीं की है अदलिया के खिलाफ। लेकिन ये फैसला आ जाना और फिर अदम एतमाद का इजहार करना, ऐसा लगता है कि एक बार फिर आमने सामने आ गए, माजी में भी रहे आमने सामने लोग। देखिए, बार और बेंच का तो हर वक्त का ये मामला चलता ही रहता है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा कर रही है। क्यों? उसकी वजह यह है, आप तमाम दोस्त जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बारहा उनको उनकी जो डेडलाइंस थी उस पर मुतनब्बे किया। ठीक है। उसके बाद जो मैंने इलेक्शन एक्ट की जो बात की थी, ये सारी शिकें उसी में मौजूद हैं। मावरा मावरा तो कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, इसकी टाइमिंग पे आप जरूर एतराज उठा सकते हैं या ये कह सकते हैं कि कोर्ट जो है वो शायद एक रिलैक्स्ड या एक जरा कुछ थोड़ा सा नरम फैसला कर सकते थे, उनको कोई मजीद चांस दे सकते थे या कुछ और। लेकिन मतलब आपका कहने का मतलब ये, के मुताबिक ही आया। फिजा आपका कहने का मतलब ये कि इतनी बारीक बीनी में जाना, कहाँ हुए, कैसे हुए, किस तरह हुए इलेक्शन, कौन कौन थे, क्या थे, इन चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता था? जी, मेरे ख्याल में थोड़ी सी गुंजाइश दी जा सकती थी, क्योंकि वही लेकिन अब देखें, ये भी एक मजीद बहस का नुक्ता है कि क्या हमने पॉपुलर किस्म के फैसले करने या आइन और कानून पे मबनी फैसले करने। अब ये डिबेट भी लेके हम चल सकते हैं आगे, और इस पे डिबेट हो भी रही है, क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि बहुत से फैसले बहुत ज्यादा बुक्स के मुताबिक नहीं हुए। उनका फायदा भी हुआ है और उनका नुकसान भी हुआ है। यानी मैं नजरे जरूरत को प्रमोट करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहरहाल एक ब्रॉडर व्यू शायद लिया जा सकता था। दोयम बात यह है कि काजी साहब इस वक्त जो दूसरे मुखालिफ हल्के काजी साहब के बारे में शायद ये तासुर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपना कोई पर्सनल वेंडेटा सेटल किया होगा या नहीं किया होगा। उसके हवाले से भी अभी थोड़ी देर पहले की खबरें चल रही हैं कि अदलिया के खिलाफ जो मुनज़्ज़म तौर पर सोशल मीडिया वगैरह पे मुहिम्मात चल रही हैं, उसका नोटिस लेने की बात की जा रही है। साइबर क्राइम के तहत उस पर मुकदमात उन लोगों पर मुकदमात बल्कि जेआईटी बनाने की बात हो रही है। तो अब ये भी एक रवैया है। देखिए, रियासत हमेशा बहुत ताकतवर होती है और सियासत रियासत के अंदर ही रहकर हो सकती है, उससे बालातर होके करना मुश्किल काम है। उसके बड़े हमने नताइज देखे भी हैं, तरीक़ेकार भी देखे हैं, लेकिन ये ज्यादा कामयाब होती नहीं।
खासतौर पे पाकिस्तान में। मेरा तो नुक्ता नजर इस पर यह है। ठीक है अनवर साहब, ज़रा पीटीआई के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर। मैं ज़रा चाहूँगा पीटीआई के अंदर जो गलतियाँ की हैं लोगों ने, और पीटीआई से बहैसियत पार्टी जो फैसले हुए हैं, ख़ास तौर पे साबिक डीजी आईएसआई को लेकर, फिर उसके बाद बाजवा साहब के ऊपर जो बातें की गई हैं, उन तमाम चीज़ों को लेके जहाँ से इनका जो है वो यू टर्न लिया खान साहब ने, और फिर एक लंबी तवील दास्तान है। आपको भी पता है, फिजा को भी पता है, मुझे भी पता है, और देखने वाले व्यूअर्स को भी तमाम चीज़ें पता हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब इन चीज़ों को सही करने का वक्त आ चुका है। क्या कोई ऐसा शख्स है इस वक्त पीटीआई के अंदर, या फिर सदर पाकिस्तान को अगर हम इंक्लूड कर लें जिनसे बड़े नाखुश हैं खान साहब, कोई ऐसा शख्स है जो ये किरदार अदा करने की कोशिश कर सकता है इस वक्त के अंदर 8 फरवरी से पहले पहले कि कहीं ना कहीं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए पीटीआई के लिए 8 फरवरी को? नहीं जी, ये बहुत मुश्किल है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना, उसको अमल दरामद करना, उस पर बात करना, सोचना, ये सारा कुछ इमरान खान का आ, अपना एक यानी कि उन पे डिपेंड करता है। और वो कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे। बाकी बेशक उनको सपोर्ट करने वाले, उनसे बात करने वाले, जैसे उनकी बहनें हैं, उनकी सोजा है, सदर पाकिस्तान है, और सीनियर लीडरान जो उनसे मिलते हैं, उनके वकला हैं, वो कहते होंगे। मगर मैं नहीं समझता कि खान साहब जो हैं वो कभी अपने मौकफ से पीछे हटेंगे, और वो अपने उसी मौकफ पे कायम होंगे। और उनका जो अभी मौकफ रहा है 2022 से पहले आखिरी दिनों में और उसके बाद भी, तो उसको देखते हुए कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ही नहीं हो सकती कि वो दोबारा लचक नहीं दिखाएंगे। और लचक नहीं दिखाएंगे जब तक सियासत पाकिस्तान के अंदर जो 75-76 साल से सियासत चल रही है, सियासतदान लचक दिखाते हैं, यू टर्न लेते हैं। मगर ये यू टर्न इन्होंने नहीं लेना, नाम तो इनके ऊपर लगा हुआ है यू टर्न का, मगर इस शख्स ने यू टर्न लेना नहीं है। जब तक इसने यू टर्न नहीं लेना, इसने लचक नहीं दिखाने, तो तफहीम अफवाम तफहीम से काम नहीं होगा। अफवाम तफहीम की सियासत तो आसिफ अली जरदारी जानते हैं और नवाज शरीफ जानते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से, किस जगह पे क्या किस तरह से करना है, कहाँ पे बैक फुट पे जाना है, कहाँ पे फ्रंट फुट पे खेलना है, कहाँ पे कवर ड्राइव लगानी है, वो समझते हैं। मगर इमरान खान वो एक ही तरफ है कि बस वो यानी कि रोज उनकी इस बात को कोई नेगेटिव ले या कोई पॉजिटिव ले, मगर वो अपने मौकफ से हटने वाले नहीं है। और उस मौकफ से अगर नहीं हटेंगे तो इनको वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकती जो आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले कुछ हो जाए। मैं नहीं समझता कि आप इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में आने का कोई चांस पैदा होता उनका, या उनकी पार्टी को भी। वो जो हम सोच रहे हैं कि अगर 70, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 60 से 70% वोट इस वक्त तहरीक इंसाफ का है। मगर वो तहरीक इंसाफ को अगर चला भी गया तो वो पार्टी हुकूमत नहीं बना सकेगी, ना ही कोई मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के करीब करीब भी नहीं आ सकती। ठीक है फिजा, ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि पीटीआई के लिए जो मैंने सवाल किया, खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। क्या ऐसा लग रहा है आपको भी या मुझे भी, या ये सिर्फ कयास सराइयों पर मबनी है कि पीटीआई या फिर इमरान खान, अब इमरान खान जंग नहीं रह गई है इमरान खान के अगेंस्ट, लेकिन ऐसा है कि पीटीआई बहैसियत पार्टी ही इलेक्शन से पूरा रूल आउट करने का फैसला किया गया है? देखिए, अभी तक मुझे तो रियासत की जो ताकतें हैं जिन्हें हम पावर्स टू बी कहते हैं, वो भी कुछ कंफ्यूजन का शिकार हैं, या मुझे नहीं पता कि क्या तामुल है। कहा जा रहा था कि जी 9 मई के परपेट्रेटर्स जो हैं उनके मुकदमात चलेंगे फौजी अदालतों में। अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया। गालिबन 105 या 107 मुकदमात हैं जो चलने हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपने वहां पर भी सख्ती नहीं दिखाई, वहां पे फिर खदीजा शाह साहिबा जैसे, उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो उनको बेल नहीं मिली बल्कि उनको रिहाई मिल चुकी है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। दूसरी, अब भी जो आपने एक सवाल किया था ना, खान साहब भी अगर उन कुव्वतों की तरफ से कुछ आगे बढ़ने की बात हो तो शायद इमरान खान साहब बैकफुट पे चल जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन वो सियासी ताकतों और कुव्वतों से बात करते हुए गालिबन नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जो उनका हमने पास देखा है और उनका जो एक तर्ज अमल देखा है,
वो बहुत ज्यादा जिद की हद तक अड़ जाया करते हैं अपनी बातों पर, लेकिन और जिससे उनको भी नुकसान होता है। एक मिनट आपके इसी स्टेटमेंट के ऊपर मैं बड़ा एहतराम करता हूं आपके स्टेटमेंट का, लेकिन अगर आपको याद हो इस्टेब्लिशमेंट प्रो भी रहे हैं 3 साढ़े 3 साल, बड़ी तारीफें भी की हैं बाजवा साहब की कि इनसे बेहतर कोई शख्स नहीं है, मईशत को का ये ख्याल रखते हैं, मुल्क की ये फिक्र करते हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद एकदम से चीज़ों का बदल जाना और फिर इतनी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रह जाना कि किसी किस्म का कोई कॉरिडोर, कोई दरवाज़ा नहीं खुला हुआ बात करने का। इस वक्त 12 कोशिश की गई, टीम बनाई गई, शामिद कुरैशी साहब भी थे, जो दूसरे परवेज़ खटक साहब हैं वो भी हिस्सा थे, तमाम लोग थे जो फ्लेक्सिबल करने की सिचुएशन कोशिशें कर रहे थे। इस वक्त तो ऐसा कोई एक शख्स भी नज़र नहीं आता जो ख़ास तौर पर इस सिचुएशन को ज़रा सा नरम कर सके। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ताकतें इनके साथ थी वो खुद अब बैक फुट पे हैं, बैक बेंचेस पे हैं। कुछ सियासतदान इनकी पार्टी में थे जो ये तासुर भी फैलाया करते थे, और उनके कुछ वाकई उनके डांडे मिला भी करते थे ऊपर से, वो भी नहीं अब इनकी पार्टी का हिस्सा। खटक साहब उनमें सर फहरिस्त हैं, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं। तो अच्छा, दूसरी बात यह है, जो खान साहब को जितना मैं जानती हूँ, मैं उनको पिछले कोई 30 साल से देख रही हूँ। अभी तो वो पॉलिटिक्स में एंटर भी नहीं हुए थे, उस वक्त वो एक बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस हो रहे थे। तो मैं उनको जब से फॉलो कर रही हूँ। ये खान साहब की भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा मुझे लगता है कि वो दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। दिस इज माय रीडिंग। मतलब आपको लगता है कि अभी भी कोई प्लान सी बाकी है? अब देखें, ये प्लान्स जो होते हैं ना, ABCD, ये हर वक्त होते हैं। अच्छा। और ये होने भी चाहिए। चले जी कंप्लीट करें आप। जी, बस मैं यही कह रही हूँ कि वरना फिर बातें आगे की तरफ बढ़ नहीं पाती। लेकिन शायद ये भी हो सकता है बिलाल कि खान साहब तो हो सकता है इतना ज्यादा ना अड़े हुए हों अपने मौकिफ पे। दूसरा दूसरा जो पार्टनर है, मैं नाम अगर लेना भी चाहूँ, अगर हाफिज साहब की बात करते हैं, हाँ। तो शायद वो ज्यादा अड़े हुए हों, हमें क्या पता। अच्छा, मैं जरा इस पर सवाल करता हूं आपसे। अनवर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी फिजा की, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है ना इस वक्त के मियां साहब के बारे में 2 साल पहले तसव्वुर करना भी मैं समझता हूं गुनाह समझा जा रहा था कि किसी तरह ये शख्स वापस आए और फिर उसके बाद कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो। वो आपको याद होगा पापा जॉन्स पिज़्ज़ा और वो तमाम चीज़ें जो बातें की गई थी, और फिर उसके बाद कराची के अंदर जो PDM के 11 जमाती इत्तेहाद का जलसा हुआ था, उसमें क्या कुछ कहा गया था। वो मैं खुद वहां पर मौजूद था उस जलसे के अंदर, तो हमने खुद देखा कि क्या क्या कहा। कभी सोचा नहीं था, लेकिन इस तरह से चीजें बदली हैं कि आज मियां साहब ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम बनने के लिए पुर उम्मीद नहीं है, बल्कि तैयारी पूरी कर चुके हैं, बस शेरवानी पहननी है उन्होंने। तो क्या खान साहब के लिए ये सिचुएशन आगे बिल्ड हो सकती है इस इलेक्शन के बाद? क्या ये ऑपोजिशन का भी जो है वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में भी जा सकते हैं, या इनको बिल्कुल असेंबली से बाहर करने का इरादा कर लिया है? जी, मैं पहले थोड़ा सा पिछली गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करता है कि दूसरा पार्टनर जो है ना, वो दूसरा पार्टनर मजबूर है। वो कहते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इन चोरों को लाने के अलावा, कि इतना मैं मजबूर हूं कि ये बंदा सही काम नहीं कर रहा, तो वो चोरों को लाना पड़ेगा। ये जब 16 महीने की गवर्नमेंट लाएगी तो उसके बारे में ये कहा गया कि हमें मजबूरी में चोरों को लाए हैं। शायद ओपनली ये बात बोली गई, सबको पता है इस बात का। ये किसने कहा? तो वो दूसरे पार्टनर ने कहा ना, अब वो नहीं है। अच्छा, अब उनकी जगह चेंज, तो दिल्ली आ गई है वहां पे। अच्छा। तो बात यह है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं अनवर साहब, ऐसा तो नहीं है कि 16 माह टेस्ट किया, वो टेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अच्छे नंबर आ गए तो कहा अब बड़े शेर भी बुला लो। कोई टेस्ट नहीं किया, वो मजबूरी में उनको लाया गया। उसको इंतहाई मजबूरी, यानी कि आपके पास ऑप्शन होते हैं ना, जैसे अभी आप प्लान ABCD की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्लान था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लान A ये था कि PDM को लाया जाए, और प्लान B इसका ये बनता था कि मार्शल लॉ लग जाए या इमरजेंसी लगाई जाए, जो कि इंतहाई यानी कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं था। तो उन्होंने प्लान A पे ही अमल किया, ओनली वही ऑप्शन था उनके पास। अभी भी उनके पास ऑप्शन 2 हैं, या तो जिनको सारी दुनिया खुद सर्टिफाइड चोर कहती है, खुद भी कहते रहे हैं, वो जो लाने वाले भी कहते रहे हैं
उनको लाना है या उसको लाना है जो जेल में है। मगर उनके पास अभी, क्योंकि वो उसको उस वक्त तक नहीं ला सकते जब तक वो मान के नहीं चलेगा। वो मानने वाला नहीं है और ये लाने वाले नहीं है। वो भी फ्रंट फुट पे खेल रहा है और ये भी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, इसलिए इनका कोई मैच होने की सूरत नजर नहीं आती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये हुकूमत आ जाए 2024 वाली, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, और फिर साल 1.5 साल बाद इसको भी चलता किया जाए, और उसी तरह जैसे कि 2022 की अप्रैल में हुआ था। ठीक है फिजा, जरा ये इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि पीटीआई के लिए बहैसियत पार्टी इलेक्शन के अंदर उतरना इस वक्त सिफर ही समझा जा रहा है, 0% चांसेस हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसी ना किसी पार्टी के साथ अगर ये इल्हाक कर लेते हैं तो सिचुएशन कुछ ना कुछ कदरे बेहतर होती नजर आएगी। तो आपको लगता है कि किसी ना किसी पार्टी का झुकाव पीटीआई की तरफ, या पीटीआई के लिए कोई एक ऐसा दरवाजा खुला हो कि किसी पार्टी के साथ हिमायत कर सकें ये? जी, मुझे इस सारे गेम में जो बेनिफिशियरी नजर आ रहा है वो पीपल्स पार्टी नजर आ रही है। आप देखें, वो बड़े जारहाना अंदाज में बिलावल साहब अपनी कैंपेन कर चुके हैं, उसका आगाज कर चुके हैं। आज उन्होंने लाड़काना में अपने मैनिफेस्टो को एक्सप्लेन किया। अच्छा, गए वो लाड़काना है, लेकिन वहां सारा एक्सप्लेनेशन उन्होंने अंग्रेजी जबान में दिया। इसका मतलब यह है कि वो वहां के अवाम से नहीं, वो किसी और ताकत से मुखातिब थे, और बाकायदा उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। क्योंकि वो जो उनका मैनिफेस्टो आया है बिलाल, मुझे लगता है किसी तहरीक इंसाफ वाले ने लिख के दिया है, क्योंकि खासे गैर यकीनी और गैर मुमकिन तौर पे जो वादे हो रहे हैं उसमें, कि हम यूं करेंगे, यानी शेख चिल्ली का जो होता है ना एक पूरा मुसव्विदा, वही बयान हुआ है। मुझे ये मेरा माजरत, मैं बहुत माजरत करूंगी अपने पीपल्स पार्टी के हमदर्दों से, सपोर्टर्स से। मतलब आपको ये लग रहा है फिजा, आपको ये लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का झुकाव इस वक्त पीटीआई की तरफ है? क्योंकि कल की मैं अगर स्पीच उठा के उनकी आपके सामने रखूं तो उन्होंने यही कहा कि नून लीग अपने सियासी मुखालफिन को पिच से बाहर रखकर खेलना चाह रही है। जी बिल्कुल। और इसमें एक और मुझे जो इसमें लॉस नजर आ रहा है ना, वो 18वीं तरमीम के हवाले से, या अगर आप मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं, ये मिसाक जमहूरियत की स्पिरिट तो नहीं थी, जबकि उसमें मिसाक जमहूरियत में भी एक गलत काम हुआ था। उसमें एमक्यूएम के हवाले से ये बात आई थी कि उनको बाहर रखा जाएगा, उनसे कभी भी आइंदा कोई गुफ्तगू शुनीद नहीं होगी। तो देखें, इस मुल्क में आप ये जो माइनस फॉर्मूलाज है ना, इनको अप्लाई करना छोड़ दें। इस वक्त आप एक खास पार्टी के साथ, नुक्ता नजर के साथ अगर अग्री नहीं कर रहे, उसके तर्ज अमल के साथ अग्री नहीं कर रहे, तो कम से कम आवाम में तो ये तासुर ना इतना रासख कर दें कि नजर आने लगे कि वाकई आप ऐसा कर रहे हैं। और हम बैठ के जो इस वक्त अंदाजे लगा रहे हैं, वो इन्हीं शवाहिद की बुनियाद पे लगा रहे हैं ना। मेरे और आपके पास कोई इल्हामी ताकत या कुव्वत तो नहीं है, लेकिन जो गेम्स चलते रहते हैं और जो पिछले 75 साल से चल रहे हैं, ये इतने प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं बिलाल, कि अब इनसे घिन आने लगी है। खुदारा आवाम का सोच लें, आवाम उठा उठा के झोलियां इन सबको बद्दुआएं देते, यकीन करें, लेकिन उनके पास भी क्या चॉइस है, वो किधर जाए। ठीक है अनवर साहब, ज़रा ये भी कमेंट करें ना, आज पीटीआई के ऊपर हम खुसूसी तौर पर डेप्थ में जाकर एक गुफ्तगू कर रहे हैं, तो लार्जर स्केल पर अगर देखा जाए तो वो तमाम लोग जो पीटीआई का हिस्सा हुआ करते थे, जिन्होंने मिनिस्ट्रीज के मज़े भी लूटे हैं, जिन्होंने प्रोटोकॉल्स भी देखे हैं, जिन्होंने बड़ी जारहाना सियासत भी की है, जो 24 घंटे मीडिया की जीनत बने रहते थे और मीडिया पर आकर कन्फ्रंट किया करते थे। एक सियासी जमात का अगर कोई स्टेटमेंट सामने आता था तो 5 मिनट लगते थे मुश्किल से मीडिया टॉक करने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। आज वो पीटीआई का हिस्सा भी नहीं है। तो क्या वो कया सराइयाँ अपनी जगह के अलग हुए हैं, अलग किए गए हैं, क्या इलेक्शन के बाद कोई ऐसी फजा भी कायम हो सकती है कि वो तमाम लोग जो कि आईपीपी का हिस्सा बन चुके हैं वो दोबारा पीटीआई को शामिल करने में कुछ मुआवनत हासिल करेंगे? ये तो जी इलेक्शन के बाद उस वक्त होगा ना, जब इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आती है, जैसे कि अपरेंटली नजर आ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, तो अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिल्कुल उसी तरह ना चले जैसे टांगे का घोड़ा चलता है, लेफ्ट राइट नहीं देखता, उसकी बागें जिस तरह मोड़ी जाती हैं,
उस तरफ मुड़ता है। अगर वो उस तरह से चलते रहे तो चलते रहे, अगर जरा सा उन्होंने किसी वक्त भी ब्रेक लगाई या लेफ्ट राइट देखा तो फिर उन्हीं लोगों को दोबारा लॉन्च कर दिया जाएगा जिनको इधर से निकाला गया है। तो वो तरीका किया गया, उनको भी उसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा जिस तरह से अप्रैल 22 में लोगों को इस्तेमाल किया गया है। तो लिहाजा मियां साहब को बड़ा देखभाल के चलना पड़ेगा 5 साल के लिए, मगर मैं नहीं समझता कि उनके 5 साल पूरे होंगे। वो साल 1.5 साल बाद ही ट्रैक से उतर जाएंगे। अच्छा, ये भी जो टॉपिक आपने अभी इस वक्त चूज कर लिया है, जो वर्ड आपने यूज कर लिया, ये भी एक बड़ा वास्ट टॉपिक है कि मियां साहब अगर चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए पुर उम्मीद है और अगर बन भी जाते हैं तो फिर जिस तरह से इत्तेहादी इनके साथ खड़े हुए हैं, यही वो इत्तेहादी हैं जो एक वक्त में खान साहब के इत्तेहादी हुआ करते थे और अदम एतमाद की तहरीक लाने में उन इत्तेहादियों का बड़ा गहरा किरदार है। तो क्या ये किरदार दोबारा से, ये स्क्रिप्ट रिपीट होगा क्या मियां साहब के लिए भी 8 फरवरी के बाद? ये रिपीट होने की बात नहीं है, ये स्क्रिप्ट बना बनाया रखा हुआ है। ये जिस वक्त चाहा जाए उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैं अपनी बात को दोबारा वही करता हूं कि अगर ये उस मुताबिक चलते रहे जिस मुताबिक इनको चाहा गया, अगर इन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म हूं और मैं देख लूंगा, तो बस फिर इनके खिलाफ भी वो वाला स्क्रिप्ट इस्तेमाल हो सकता है। इनको उस मुताबिक चलना चाहिए जिस तरह की हुकूमत चलाई जाने के लिए जैसे डायरेक्शन मिलेगी उसी तरह चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिजा, आप क्या समझती हैं? अभी अनवर खुशी साहब ने एक जुमला दिया कि मैं वजीर आजम हूं, मैं ही देख लूंगा। ऐसा कुछ हुआ होगा खान साहब के साथ भी कि आज वो बिल्कुल ही आउट है हर चीज से, सोशल मीडिया से भी गायब होते जा रहे हैं, वो जो है वो प्रेस टॉक और कॉन्फ्रेंस से भी गायब होते जा रहे हैं, सहाफ़ियों से रस्मी गुफ्तगू तो हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सुनाई दे रहे हैं, इलेक्शन में भी नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा पेचीदा माहौल बना होगा, आपको लगता है कि इसी तरह के मैं वजीर आजम हूं, मैं देख लूंगा? नहीं, खान साहब ने तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई ताकत और कुव्वत का मुजाहरा किया होगा, क्योंकि जो हमें खबरें मिल रही थी उसमें तो हर चीज बड़ी हंकी डोरी चल रही थी। लेकिन अब वो हालात ही कुछ ऐसे थे, कोविड आ गया, उसके बाद उनकी टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। सारे ही उन्होंने बैट्समैन जो है वो मंसूर अख्तर लेवल के रख लिए थे। क्या था उनका, उस्मान बुजदार साहब जो थे वसीम अकरम प्लस थे। तो वो यानी आप ये देखें ना, किसी में कुछ पोटेंशियल तो होना चाहिए, तो वहां तो ताकत और कुव्वत के मुजाहरे की मुझे लगता है बात नहीं है। लेकिन जो बात अभी मियां साहब के हवाले से हो रही थी, मियां साहब का एक जो एंटी नवाज वोटर है ना, वो कुछ भी कर लेगा, वो पीपल्स पार्टी को भी वोट दे देगा, वो मियां साहब को वोट नहीं देगा या वो घर बैठ जाएगा। तो मियां साहब की अपने पिछले रिकॉर्ड को सामने देखते हुए आइंदा आने वाले हालात को अगर हम देखें तो जो इस वक्त आपके केयर टेकर से पहले जो पीडीएम ने यहाँ पे कुछ इकदाम उठाए हैं और उसका मैंडेट आपकी केयर टेकर को भी दिया है, मैं CIFC या क्या वो जो अथॉरिटी बनाई है उसमें जो रही सही सिविलियन सुप्रीमेसी थी वो भी आपने कुछ और लोगों के हाथ में दे दी है। अच्छा फिजा, एक चीज पर और कमेंट कीजिएगा, वक्त भी कम रह गया है कि मैंने खुशी साहब से तो पूछ लिया है, जरा आप भी कमेंट कर दें कि मियां साहब के लिए भी ये स्क्रिप्ट रिपीट हो सकता है या मियां साहब इस चीज से आगाही रखते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट हुआ था अदम एतमाद का, चलें लेट्स सपोज जस्ट अज्यूम कर लेते हैं लंदन प्लान का हिस्सा है वो स्क्रिप्ट अदम एतमाद की तहरीक, तो क्या मियां साहब इससे आगाही रखते हैं कि ये स्क्रिप्ट इनके लिए भी यूज हो सकता है जो इतने इत्तेहादी इन्होंने खड़े कर लिए हैं इलेक्शन से पहले? मुझे थोड़ी सी, मैं वही बात करने लगी थी कि थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आ रही है। आपके आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो है वो 3 साल के लिए आएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ अब आपका जब हाफिज जी जाएंगे उनकी जगह कोई और आएंगे, उनका भी टेन्योर डिपेंड करेगा। मुझे लगता है कुछ चैलेंजेस में कमी होगी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी, कुछ ऐसे कलीदी इक़दामात जिन पर तसादुम हो सकता था वो तो आपने पीडीएम गवर्नमेंट और केयरटेकर के आने के बाद खासी हद तक स्मूथ आउट कर दिए। तो फिलहाल मुझे ऐसे कोई बड़े चैलेंजेस नजर नहीं आते। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का।
और खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। हम ये समझ रहे थे कि सिर्फ माइनस इमरान खान होने जा रहा है 8 फरवरी 2024 को, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि माइनस पीटीआई भी होना शुरू हो चुका है। मैंने आपको इस प्रोग्राम की गुफ्तगू के आगाज़ में जो बताई थी बात के 3 चैलेंजेस हैं पीटीआई के लिए, उन 3 चैलेंजेस का सामना पीटीआई कैसे करेगी। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं तो कोई भी दावेदार हो सकता है कि खान साहब ने मुझे टिकट दिया है, या फिर वो जीतने के बाद किसी भी पार्टी का इंतखाब कर सकता है। वो आज़ाद उम्मीदवार वो कानून और आइन जो पार्टी का होता है उसके ताबे नहीं होगा, या फिर जीत जाते हैं अक्सरियत ले लेते हैं तो जो रिजर्व सीट्स होती हैं जो पार्टी की रेशो पर बनती हैं सीट जीतने पर, वो रेशो इनको हासिल नहीं होगा तो रिजर्व सीट से भी ये महरूम रहेंगे। और फिर जीतने के बाद इन्हें किसी न किसी पार्टी से अगर इल्हाक करना भी पड़ जाए तो कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को सामने रखते हुए वजीर आजम सदर अपना लाते हुए पीटीआई को एक्सेप्ट करेगी। ये बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि बड़ी महारत से ये फैसले सुनाए गए हैं जिसके बाद पीटीआई को 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।